नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्टर, व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर, और वो फैक्टर है कुर्दिश नेशनलिज्म का और टर्की का, कुर्दिश नेशनलिज्म एंड टर्की। और उसके बाद जो अगला फैक्टर है कुर्दिश नेशनलिज्म और टर्की के बाद, वहाँ पे जो सम नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, जिसके अंदर हिजबुल्लाह आती है, हिजबुल्लाह के साथ हमास आता है और दूसरे ग्रुप्स आते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर है, और वो फैक्टर है जो मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। पहले वहां पे अलकायदा थी और अब वहां पे दाइश जो है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है। और आखिर पे फिर हम देखेंगे वहां पे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उनका क्या रोल है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ओके। सो व्हाट इज कुर्दिश नेशनलिज्म? कुर्द जो है वो एक एथनिक ग्रुप है, एक एथनिक ट्राइब है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो पिछले 5000 साल से मिडिल ईस्ट में रह रहा है। लेकिन अगर आप कुर्दों के उस को देखें तो मोस्ट ऑफ द कुर्द जो है दे आर द मुस्लिम्स, दे हैड यजीदी रिलीजन, यू नो इट्स नॉट व्हाट इज नोन एज यजीद इन द मुस्लिम हिस्ट्री। ये एक रिलीजन है जो तकरीबन अरब वर्ल्ड का कदीम तरीन रिलीजन समझा जाता है, और ये पिछले 5000 साल से मिडिल ईस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। जब इस्लाम आया तो मोस्ट ऑफ देम कन्वर्टेड टू इस्लाम, लेकिन सारे मुसलमान नहीं है। अब ये कुर्दिश जो है, जब 1945 में वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई और मुख्तलिफ मुल्क बने, तो कुर्द बेचारे जो हैं ये 4 मुख्तलिफ मुल्कों में डिवाइड हो गए, ईरान, इराक, टर्की और सीरिया के अंदर। अब ये पिछले 50, 60, 100 साल से आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं कि कुर्दों को एक अलहदा मुल्क मिल जाए ताकि इनकी अपनी एक आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज हो, क्योंकि ये कुर्दिश जो है ये अरब नहीं है, मुस्लिम्स तो है, मोस्ट ऑफ दम आर मुस्लिम्स बट नॉट अरब्स, तो इसलिए अरबों के तमाम मुल्क हैं तो हमारा भी एक अलहदा मुल्क होना चाहिए। अब ये जो कुर्दिश नेशनलिज्म, इसको अब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका की सपोर्ट करने की वजह यह है कि टर्की इस रीजन के अंदर एज ए सुपर पावर या रीजनल पावर के तौर पर इमारत हो रहा है, जो हम देख चुके हैं अपनी पोलिटिकल और मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर की वजह से। तो इसलिए जो ज़्यादातर कुर्द हैं वो टर्की के इलाकों में बैठे हुए हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की और जिसका बॉर्डर सीरिया के साथ लगता है। तो अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि कुर्दों को आज़ादी मिल जाए, और उसका ऑब्जेक्टिव कुर्दों की नेशनलिज्म के साथ अमेरिका की इतनी वो एफिलिएशन नहीं है। अगर कुर्द एक अलहदा मुल्क बनता है, आज़ाद होता है, तो इसका मतलब होगा कि 4 मुल्क टूटेंगे। सीरिया टूटेगा क्योंकि सीरिया में कुर्द बैठे हैं, चाइना, टर्की टूटेगा, इराक टूटेगा और ईरान टूटेगा। और इससे जो इन चारों मुल्कों की जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है और जो इकोनॉमिक पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सीरिया का और ईरान का और इराक का ज़्यादातर ऑयल उन इलाकों में है जहाँ पे कुर्द बैठे हुए हैं। तो अमेरिका इनको असला दे रहा है और ट्रेन भी कर रहा था अनटिल रिसेंटली, जब 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनकी सपोर्ट से विड्रॉ किया टर्की के प्रेशर की वजह से। इसके खिलाफ टर्की क्या कर रहा है? टर्की इसके खिलाफ जो है कुर्दिश नेशनलिज्म काउंटर करने के लिए जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, और इल्ज़ाम ये लगाए गए हैं कि टर्की वहाँ पे मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप्स जिनका ताल्लुक आईएस के साथ है या दाइश के साथ है, उनको आर्म्स कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। क्योंकि टर्की ये समझता है कि अगर कुर्दों को टर्किश फोर्सेस अटैक करती हैं तो दुनिया और यूरोप और अमेरिका प्रेशराइज करेगा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और ये पॉलिटिकल ग्रुप्स और ये इनका एथनिक क्लिंजिंग हो रही है और जेनोसाइड हो रहा है। इसलिए वो इनडायरेक्ट तरीके से इन रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू इनको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। दिस इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कुर्दिश नेशनलिज्म एंड टर्की जो है। अब जब आईएस के इन ग्रुप्स को टर्की सपोर्ट करता है तो फिर टर्की का ईरान और रशिया और सीरिया के साथ प्रॉब्लम पैदा होता है, क्योंकि इन्हीं ग्रुप्स के खिलाफ तो जो रशिया है और ईरान और सीरिया जो है वो लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ग्रुप्स को सीरिया के अंदर जो है वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ताकि ये ग्रुप्स अगर पावर में आते हैं तो ये चूँकि ज़्यादातर ये शियास को काफिर समझते हैं, ये मिलिटेंट ग्रुप्स दाइश वगैरह आईएस, तो इसका मतलब होगा ईरान और सीरिया में सिविल वॉर और शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। और जब जब टर्की इनको सपोर्ट करता है तो ईरान और रशिया और सीरिया का जो अलायंस इनको एलिमिनेट करने के लिए उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, जिससे टर्की और रशिया और ईरान का और सीरिया का इस इलाके में एक इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा, अब कुर्दों को असला जो है वो अमेरिका दे रहा है, ट्रेनिंग भी अमेरिका प्रोवाइड करता है ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कोर्स थ्रू इंटेलिजेंस सीक्रेटली। एट द सेम टाइम एक तरफ तो जो दाइश वगैरह है वो असला ले रहे हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो असला ले रहे हैं टर्की से, और दूसरी तरफ इन रिलीजियस ग्रुप्स को अमेरिका भी असला दे रहा है। तो अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि
जिन इलाकों में दैश और रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं उन इलाकों में कुर्द भी बैठे हुए हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका कुर्दों को भी असला दे रहा है और दैश को भी असला दे रहा है और कुर्द और दैश आपस में लड़ रहे हैं, तो इसमें अमेरिका का क्या मफाद है? और क्या वो जो है वो इतने सादा या बेवकूफ़ है कि दोनों को पता है कि अमेरिका में असला दे रहा है और फिर भी आपस में लड़ रहे हैं? यस, अमेरिका का जो मफाद है वो यहाँ पे ये है कि किसी तरह ईरान को, सीरिया को और रशिया को वीकन किया जाए। अगर दैश या आईएस स्ट्रांग होती है तब भी अमेरिका का ये मफाद पूरा होता है। इसलिए अमेरिका दैश को और आईएसआई को ऑफ द रिकॉर्ड इंटेलिजेंस के जरिए ट्रेनिंग और असला और सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा, जिसको अब अमेरिकन कांग्रेस के अंदर अमेरिका के फौजी अफसरों ने एक्सेप्ट भी किया और मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और अगर कर्दिश जीतते हैं और दैश को शिकस्त होती है तो फिर भी अमेरिका के इंटरेस्ट पूरे होते हैं कि ये चारों मुल्क जो है वो वीक होते हैं, और वीक होते हैं तो पॉसिबिलिटी इनकी ब्रेक डाउन का खतरा पैदा होता है, इनके टूटने का खतरा पैदा होता है, जिससे अमेरिका के मफाद पूरे होते हैं। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए रोल आ जाता है हिजबुल्लाह और हमास का। हिजबुल्लाह आपको पता है एक शिया मिलिटेंट पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान के अंदर बैठी हुई है और लेबनान का बॉर्डर लगता है इसराइल के साथ। तो फिर हिजबुल्लाह को ईरान जो है वो फाइनेंस भी करता है, आर्म भी करता है, ट्रेनिंग भी देता है, ताकि वो मिडल ईस्ट के अंदर एज ए काउंटर पावर के तौर पे इस्तेमाल की जाए, इसराइल को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जो रिलीजियस टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जो ईरान को और शिया को काफिर समझते हैं, इनको शिकस्त देने में हिजबुल्लाह का बड़ा रोल रहा है। और फिर हिजबुल्लाह सपोर्ट करती है हमास को, जो इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए जो है वो जदोजहद जो स्ट्रगल कर रही है। तो दिस इज ऑल द पावर ब्लॉक गोइंग ऑन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैंने बात की थी, जो इस साल क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू पीस बिल्डिंग। 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जीसीसी गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, ये गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल जो है वो फरवरी आई थिंक 26 फरवरी 1980 के अंदर बनाई गई थी। इसके अंदर 6 मुल्क शामिल हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, मस्कत है और जो है यूएई है। ये 6 के 6 मुनाक्स हैं, बादशाहते हैं, और ये 6 के 6 सुन्नी जो है बादशाहते हैं। और इसको बनाने का मकसद था ईरान को काउंटर करना। इसको अमेरिका ने भी बैक किया था बनाने में और इसराइल ने भी बैक किया था। तो ये एक सुन्नी बादशाहों का अलायंस है ईरान को काउंटर करने के लिए। इसलिए अनफॉर्चुनेटली इट कैन नॉट प्ले अ मेजर रोल इन द पीस बिल्डिंग बिकॉज इट ओनली सपोर्ट्स दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑफकोर्स जो है वो अरब लीग है। अरब लीग जो है ये जैसे मैंने बताया वो अरब नेशनलिज्म की वजह से बनी थी 1945-46 के अंदर। फिर 50s में इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्पीटस आया, पोटेंशियल आया जब अरब नेशनलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट की करने जमाल अब्दुल नासिर ने। लेकिन ऑफ कोर्स इन मुल्कों में बादशाहों को और मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट करके अमेरिका ने उस अरब नेशनलिज्म को, और जो मैंने पूरी हिस्ट्री में आपको बताया है, रिलीजियस और मिलिटरी गिरोहों को सपोर्ट करके अरब नेशनलिज्म के उन तमाम लीडर्स को असैसिनेट किया, एलिमिनेट किया, शिकस्त दी जो कि इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जैसे कर्नल जमाल अब्दुल नासिर वगैरह थे या हाफिज असद थे जो सीरियन प्रेसिडेंट बशर असद के फादर थे। तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अफ्रीकन लीग है, जिसको कर्नल कजाफी ने लीड किया। 2001 में ये बनी, 2001-2 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो अफ्रीकन मुस्लिम ममालिक हैं और उनको मिला के, और साथ जो दूसरे अफ्रीका के मुल्क हैं उनको मिला के एक जो रीजनल ब्लॉक है वो बनाया जा सके, और जिसकी एक फॉरेन पॉलिसी और एक इकोनॉमिक पॉलिसी और ट्रेड और करेंसी एक हो, ताकि डॉलर को काउंटर किया जा सके। और अगेन अमेरिका ने इसको भी काउंटर किया विद देयर सेम स्ट्रैटेजीज ऑफ सपोर्टिंग राइवल पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड proxy wars and eliminating these leaders through indirect military intervention and intelligence intervention and the conflicts. So now coming back to the final, that is analysis and conclusion. तो जब आप analysis की तरफ आते हैं मिडल ईस्ट की तरफ और conclusion की तरफ, तो you can see a clear picture that how unfortunately the Middle East has gone through different ups and downs, and the reason for this ups and downs that in last 100 years we have seen that Middle East is permanently plagued and wrapped with conflicts and civil wars and proxy wars and religious militancy and foreign military interventions, and America and all these superpowers involved because of 3 primary reasons. Its geostrategic importance, because of its geography, it connects you with Africa and with, of course, Europe, and who controls the Middle East by and large controls the 80% of the world geography and demographics. Second is the geoeconomic reason, the economic interest. World's largest oil and gas reserves are there. 70% oil and gas की imports और exports यहाँ से होती हैं. And of course, the third factor is why the superpowers are involved are the political factors that
those who wants to be world power and dominate in the world power and economy, they have to dominate and control the Middle East. So this is all about for today's class and about Middle East. Thank you very much.